Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 10, colonialism and the countryside. In the first video of this chapter, we have read about the auction. Auction मतलब नीलामी. We have read about the permanent settlement also. The permanent settlement organized by the British government in the 1793. तो इस सेटलमेंट में क्या था, रेवेन्यू जो था, ज़मीनों में जो रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया था और वह बहुत ऊंचा रखा गया और जमींदार लोग वह चुका नहीं पाए और अगर वह कर नहीं चुका पाए तो ब्रिटिश सरकार की यही डिमांड थी कि रेवेन्यू कर नहीं चुका पाएंगे तो उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़मींदारों की ज़मीनें जो हैं नीलाम हो गई। नाउ सी 1.3 वाई जमींदार डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। जमींदार जो हैं रेवेन्यू कर चुकाने में असफल कैसे रहे, डिफ़ॉल्टर कैसे रहे, तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। Company official felt that a fixed revenue demand would give जमींदार a sense of security and assure of returns on their investment, encourage them to improve their estate. कंपनी जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उन्होंने क्या था, जो रेवेन्यू कर लगाया था जमींदारों पर फिक्स परमानेंट लगाया था, उनकी क्या आशा थी कि जो वो रेवेन्यू कर फिक्स हो जाएगा तो इससे जमींदार के सिक्योर हो जाएंगे। तो उनको साल में एक बार जो कर था वो देना पड़ेगा, उसके बाद जो भी मुनाफा आएगा उससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और अपनी जो स्टेट अपनी जागीरें जो ज़मीनें थी उसमें इम्प्रूव कर सकेंगे। इन द अर्ली डिकेड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर जमींदार रेगुलरली फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड बैलेंस एक्यूमुलेटेड का मीनिंग होता है इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। लेकिन जो अर्ली डिकेड में क्या हुआ, जब परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुई उसकी शुरुआत में क्या हुआ, जमींदार लोग वह चुका नहीं पाए, चुकाने में असफल रहे। तो इससे क्या हुआ कि उन पर वह कर्जा अनपेड बैलेंस जो भुगतान बकाया, अनपेड बैलेंस हम क्या बोलेंगे, बकाया, मतलब उन पे एक्यूमुलेट होता रहा, मतलब इकट्ठा होता रहा। वो चुका तो पा नहीं रहे थे कर, तो धीरे धीरे वो इकट्ठा होता गया और बहुत ज़्यादा वो बन गया। द रीज़न फॉर दिस फेलियर वर वेरीज। अब इसके बहुत ज़्यादा रीज़न थे। फर्स्ट, द इनिशियल डिमांड वाज वेरी हाई, क्योंकि जो पहले रेवेन्यू कर परमानेंट लगाया था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कर मांगा गया सरकार के द्वारा जमींदारों से। दिस वाज बिकॉज इट वाज फेल्ट दैट इफ़ द डिमांड वाज फिक्स फॉर ऑल टाइम टू कम द कंपनी वुड नेवर बी एबल टू क्लेम ए शेयर ऑफ इंक्रीज इनकम फॉर ए लैंड when prices rose and cultivation expanded। क्योंकि जो कंपनी ने वो कर क्यों ज़्यादा लगाया कि कंपनी को था कि वो एक बार ही ले लेगी कर, जितना इकट्ठा उसने लेना है, तो बार बार वह क्लेम नहीं करेगी कि हाँ और ज़्यादा चाहिए। इससे क्या है कि जो उनकी जो इनकम है किसानों की या जो भी ज़मींदारों की इनकम है इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक बार वो कर देने के बाद जितना भी मुनाफा है उनके पास ही बचेगा। और इससे क्या हो, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार को था कि जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ती है और जैसे खेतीबाड़ी बढ़ेगी या फिर प्राइसेस कीमतें ज़्यादा होगी, और तो इससे क्या है कि ज़मींदारों को फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी ने तो एक बार ही कर ले लेना है और उसके बाद जो भी कीमतें बढ़ेगी, जो भी कल्टीवेशन पैदावार बढ़ेगी, उसके लिए कंपनी कोई क्लेम नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने एक बार कर लिया और कंपनी को ये आशा थी। इससे क्या है कि ज़मींदार सिक्योर हो जाएंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वो अपनी जागीरों को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टू मिनिमाइज दिस anticipated loss, the company pegged the revenue demanded high, arguing that the burden on zamindar would gradually decline as agriculture production expanded and prices rose। अब जब जमींदारों ने, बड़े बड़े जागीरों के मालिकों ने ब्रिटिश सरकार से क्वेश्चन किया कि ज़्यादा कर है, तो कंपनी ने आर्ग्यू में क्या कहा कि एक बार वो कर ही मतलब ज़्यादा डिमांड इसलिए एक बार दे दे, उसके बाद जब जैसे जैसे खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएगी, तो उसी तरह से ज़मींदारों की जो बर्डन है कर की ख़त्म हो जाएगी। मतलब एक बार उन्होंने ज़्यादा कर दे दिया, उसके बाद वो जितनी मर्जी पैदावार अपनी बढ़ाए, जितनी मर्जी कीमतें बढ़ाएं, तो सारा फ़ायदा ज़मींदारों को ही होगा। इस तरह से उन्होंने जमींदारों को चुप करवाने के लिए ऐसा कह दिया। लेकिन जब अकाल वगैरह पड़ जाते, कोई महामारी फैल जाती, तो पैदावार तो बढ़ती नहीं उल्टा कम हो जाती। इससे क्या जमींदारों को लॉस हुआ, किसानों को लॉस हुआ था। और क्योंकि उनको कर तो ज़्यादा देना पड़ा लेकिन उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ी नहीं और पैदावार भी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए उनको क्या लॉस हुआ, तो इसलिए वो पेड रेवेन्यू को पेड नहीं कर पाए। सेकेंड रीज़न क्या था, द हाई डिमांड वाज इम्पोज इन द 1790s
a time when the price of agriculture production were depressed, making it difficult for the Rayat to pay their dues to the जमींदार। सेकेंड रीज़न जो है, जो कंपनी ने ये जो परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम चलाया था वो 1790 में चलाया था, लेकिन उस समय जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी उसका जो कीमतें थी उसकी बहुत कम थी, और इस तरह से किसानों को रैयत क्या था, किसान अपना मतलब जो कर है ज़मींदारों को देने में असफल रहे, उनको परेशानियाँ उठानी पड़ी। इफ़ द जमींदार कुड नॉट कलेक्ट द रेंट, अगर जमींदार किसानों से रेंट कलेक्ट नहीं कर पा रहा, हाउ कुड ही पे टू द कंपनी, तो वो कंपनी को कैसे पे करेगा। थर्ड, द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू पेड पंचुअली। इनवेरिएबल मतलब असमान, मतलब एक जैसा नहीं था, जो कर था इनवेरिएबल था, असमान था, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंचुअली, और जब भी उसके मतलब उसे जो रेवेन्यू था और पूरी पंचुअली मतलब समय पर जमा करवाना पड़ता था। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, सनसेट सूर्यास्त कानून के अनुसार क्या था, ब्रिटिश लोगों का सूर्यास्त कानून जो था उसके अनुसार क्या था, इफ़ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट of the specified date, the जमींदारी was liable to be auction। कहते जो अगर सनसेट जो कानून था ब्रिटिश लोगों का उसके अनुसार क्या, जो उन्होंने डेट दे दी, कोई डेट फिक्स कर दी, स्पेसिफाई कर दी, उस दिन उस सूर्य अस्त होने तक अगर जमींदार वह अपना कर नहीं दे रहा तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। फोर्थ, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार, और चौथा क्या था, जो परमानेंट सेटलमेंट थी जमींदारों की पावर को लिमिट कर देती थी, लिमिट सीमा लगाती थी, टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रायत एंड मैनेज हिज जमींदारी, ताकि मतलब एक सीमा लगा दी वो किस तरह से किसानों से कर इकट्ठा करना और कैसे उसे अपनी ज़मींदारी को मैनेज करना है। तो इस तरह से जो ज़मींदार ठीक ढंग से रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे और वो पूरी तरह से पे नहीं कर पा रहे थे। द कंपनी हैड रिकोगनाइज द जमींदार एज इम्पोर्टेंट, कंपनी ने यह तो कह दिया कि जमींदार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दैम, लेकिन उन पर कंट्रोल था कंपनी का, कंपनी ने उन पर कंट्रोल रखा, उन पर निरीक्षण रखा, रेगुलेट किया उन्हें, मतलब पूरी तरह से उन पर दबाव डाला। सबड्यू देयर अथॉरिटी, उनकी जो अधिकार थे, अथॉरिटी थी, उनको अपने वश में रखा। रेस्ट्रिक्टेड देयर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब अपनी सत्ता कहते हैं ना, हमारी जो सत्ता है, जो जमींदारों की सत्ता थी उसको रेस्ट्रिक्ट रखा, मतलब उस पर कठोर बंधन रखा उन्होंने। द जमींदार्स ट्रूप्स वर डिसबैंड, जो जमींदारों के ट्रूप्स थे, उनके अपने जो दल वगैरह थे उनको ख़त्म कर दिया। कस्टम्स ड्यूटी एबोलिश्ड, और सीमा जो करता जमींदार जो लगाते थे वह भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। एंड देयर कचहरीज, और उनकी कचहरीज जो थी ब्रोट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने एक जमींदारों की सुपरविजन के लिए कलेक्टर रखा, तो वो कचहरी भी उनके कंट्रोल में आ गई, उनके निरीक्षण में आ गई, मतलब जमींदारों को पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल में रखा, मतलब जमींदारों पर पाबंदियाँ लगा कर रखी। पहले जमींदार कहते हैं सारा काम वे गाँवों का खुद ही करते थे, न्याय का करते थे, पुलिस चौकियाँ भी चलाते थे और फैसले वगैरह भी करते, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आके सिर्फ उनका काम रेवेन्यू इकट्ठा करने तक ही छोड़ दिया, बाकी सारे काम उनसे छीन लिए। जमींदारी लॉस देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस, अब जो लोकल जो न्याय थे, जो गाँव वगैरह में जहाँ जमींदार रहते थे वहाँ न्याय भी करते थे, वह भी ख़त्म हो गए, अब वह जमींदार नहीं कर सकते। एंड लोकल पुलिस, और जो उनकी लोकल पुलिस थी जमींदारों की, वह भी उनसे ख़त्म कर दी, मतलब उनसे छीन ली, उनको यह अधिकार भी छीन लिया। ओवर टाइम द कलेक्ट्रेट एमर्ज्ड एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द अथॉरिटी सेवरली रिस्ट्रिक्टिंग व्हाट द जमींदार कुड डू। अब कलेक्टर जो उन्होंने उनके ऊपर रखा था, तो उससे मतलब वो जमींदारों की हमेशा निरीक्षण करता था कि जमींदार क्या कर रहे हैं। इन वन केस when a राजा failed to pay the revenue, company official was speedily dispatched to his जमींदारी with explicit instruction to take charge of the district and use the most effectual means of destroy all the influence एंड द अथॉरिटी ऑफ द राजा एंड हिज ऑफिसर। कहते जब एक बार एक केस में क्या हुआ, एक राजा जो फेल हो गया, रेवेन्यू देने में असफल रहा, तो कंपनी के जो ऑफिसर थे मतलब स्पीडीली मतलब
तेज़ी से उसकी जमींदारी पर गए और जहाँ उसके जो जमींदार पर उसका प्रभाव था, उसके जो राजा के जो ऑफिसर थे, सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर दिया और उसकी जमींदारी उससे छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। एट द टाइम of rent collection, an officer of the जमींदार usually is the अमल। अब जमींदारों ने भी कर इकट्ठा करने के लिए कुछ ऑफिसर्स रखे होते जिनका नाम क्या था, अमला। केम अराउंड टू द विलेज, वो गांव में जाता कर इकट्ठा करने के लिए। बट रेंट कलेक्शन वाज अ पेरेनियल प्रॉब्लम, कहते ये वार्षिक प्रॉब्लम थी, हर साल की प्रॉब्लम थी जो रेंट कलेक्शन करना था, कर इकट्ठा हर साल की पेरेनियल मतलब वार्षिक प्रॉब्लम थी। समटाइम बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइजेस मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रोयर। क्या कई बार क्या होता है कि अगर हार्वेस्ट अच्छी नहीं हो रही, पैदावार अच्छी नहीं, कटाई अच्छी नहीं हो रही फसलों की, और प्राइसेस भी लो है, कीमत भी लो है, तो रायत जो किसान थे उनको बड़ी परेशानी आती थी कि वो जमींदारों के जो ऑफिसर थे अमला को कर्ज देने में उनको बहुत दिक्कत आती थी। एट अदर टाइम रायत डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट, और कई बार किसान जानबूझ के ही पेमेंट लेट करते थे। रिच रायत एंड विलेज हेडमैन, जोतेदार्स एंड मंडल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी जमींदार इन ट्रबल। और कई बार तो क्या होता था कि जो अमीर किसान होते थे, जो विलेज के हेडमैन जिन्हें जोतेदार और मंडल्स बोलते थे, वो तो उल्टा बड़े खुश होते थे जब जमींदारों के इस तरह की परेशानी में देखते थे, उल्टा बहुत खुश होते थे। द जमींदार कुड देयरफॉर नॉट इजली एसेट हिज पावर ओवर देम। इससे क्या जमींदार अपनी पावर को अच्छी तरह से उन किसानों पर जमा नहीं पाता था, क्योंकि जब कंपनी ने जमींदारों की जो अथॉरिटी थी वे सारी सबड्यू मतलब अपने वश में कर ली, उनकी जो एटोनॉमी थी, उनकी स्वायत्तता थी, वो सारी उस पर रोक लगा दी, मतलब उनकी जो ट्रूप्स थे वह भी डिसबैंड कर दी, जो जमींदारों के दल थे, लोग थे, वह भी ख़त्म कर दिए, और उनकी जो ड्यूटीज सीमा कर वो लगाते थे जमींदार, वह भी सारा ख़त्म कर दिया। जब कंपनी ने जमींदारों को अपनी कंट्रोल पर निरीक्षण रखना शुरू कर दिया, तो जो जमींदार जब किसानों से कर इकट्ठा करते तो किसान जानबूझकर भी कर देने में लेट करते ताकि जमींदारों से उनकी जमींदारी छीनी जाए, और कई बार तो बहुत खुश होते थे जमींदार इतनी ट्रबल्स में होते थे। इसलिए जब कंपनी का इतना कंट्रोल जमींदार पर हो गया तो फिर वो किसानों से कर कैसे इकट्ठा कर सकते थे समय पर। इस तरह से जमींदार अपना कर इकट्ठा नहीं कर पाए किसानों से अच्छी तरह से, और कंपनी को जमा भी नहीं करवा पाए। इससे कंपनी ने उनकी ज़मीनों की नीलामी कर दी। इस तरह की मुसीबतें उनके सामने आई। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे।